नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सौरभ राठौर हिंदी प्रवक्ता रानी लक्ष्मीबाई कन्या इंटर कॉलेज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी दर्पण 1 पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा का शीर्षक है वर्ण विन्यास। जैसा कि अभी तक आपने कक्षा 6, 7, 8 स्नातक, परास्नातक या प्रतियोगी परीक्षाओं के समय कहीं ना कहीं वर्ण विन्यास पढ़ा होगा, परंतु उसके विषय में कभी सोचा है कि वर्ण विन्यास का प्रयोग कहाँ करना है, क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, वर्ण विन्यास पढ़ने के 5 लाभ हैं। पहला कि आप वर्ण और अक्षर में अंतर करना जान जाएंगे। दूसरा, यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, टाइपिंग करना चाहते हैं, तो हिंदी जो टाइपर होते हैं उनके लिए वर्ण विन्यास आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें अंग्रेजी के 26 अक्षर होते हैं और आपको हिंदी के 52 अक्षर के साथ साथ संयुक्त व्यंजन भी लिखने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन को यदि लिखना है तो आपको वर्ण विन्यास आना चाहिए। चौथा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल 2 से 3, 4 नंबर के आपका वर्ण विन्यास पूछा जाता है, जिसमें शब्द दे करके उसमें आपसे वर्ण पूछ लेता है, कहीं अक्षर पूछ लेता है, कितने ही इसमें बताइए। पांचवा, यदि आप गीता, महाभारत, संस्कृत या अन्य श्लोकों को पढ़ते हैं और उसको बड़ा ही सटीक के साथ और जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं, बड़े बड़े शब्दों को तोड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वर्ण विन्यास आना चाहिए। आप देखते हैं गीता हो या रामचरितमानस हो, महाभारत, उसमें लंबे लंबे शब्द लिखे होते हैं, संस्कृत में लंबे लंबे शब्द लिखे थे, तो उनको पढ़ना सहज नहीं होता है। आप उनको यदि पढ़ना चाहते हैं तो तोड़ तोड़कर वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास करके आप उसको कर सकते हैं। तो उसी को सीखने के लिए आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं वर्ण विन्यास। तो वर्ण विन्यास से पहले हम जानेंगे वर्ण और अक्षर में अंतर। आप अभी तक कहीं ना कहीं वर्ण या अक्षर के बारे में परिचित होंगे, लेकिन बहुत से बालक या बालिकाएं ऐसे हैं जो वर्ण और अक्षर में स्पष्ट अंतर अभी नहीं जानते हैं। तो देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है। आपने अभी तक कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। नहीं, मैं यह नहीं मानता हूं और यह मानता ही नहीं, यह नहीं है, क्योंकि जब आप कामता प्रसाद गुरु और आचार्य हरदेव बाहेरी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आदि हिंदी के जो व्याकरणाचार्य हैं उनकी किताबों को देखेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। यदि अक्षर भाषा की मूल इकाई होती तो वर्ण आ कहने से हम अर्थ जान जाते, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर लेते। आप शब्द कहते कि राम, फिर सीता, अनुज, या मैंने कहा राम इधर आओ तो राम लिखा, फिर इधर लिखा, फिर आओ लिखा, तो शब्द से है। तो भाषा की मूल इकाई वर्ण ना होकर शब्द है। ध्वनि जो है वर्ण कहलाती है। कोई भी वर्ण, जैसे हमने बोला का, आ, ई, ये सब क्या है? ध्वनियां है। इन ध्वनियों से आपको ये अर्थ नहीं निकाल सकते। फिर आगे क्या कहता है? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप का के टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि का के नीचे हलंत लगा है। हलंत का मतलब है इससे स्वर अलग कर दिया गया है। अब ये पूर्ण रूप से स्पष्ट व्यंजन है। आप जो किताबों में देखते हैं बिना हलंत के व्यंजन, वो स्पष्ट व्यंजन नहीं, वो वर्ण अक्षर की श्रेणी में आता है। आपको यदि शुद्ध ज्ञान चाहिए तो हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना चाहिए। तो आ, ई, उ, त, ल, ह, ख, च, सा आदि, ये सब क्या है? ये सब के स्वतंत्र इकाइयां हैं। ये सारे वर्ण हैं। यदि मैं इसको हटा दूं तो क्या बोलेंगे? का नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे का। आ देखो स्वर आ जाएगा। फिर इसको हटा दूं तो क्या हो जाएगा? नहीं, ता। तो आपके साथ क्या स्वर जुड़ जाता है? आ स्वर जाता है। तो ये जब दो अक्षरों से सम्मिलित हो जाती है तो ये वर्ण कहाँ कहलाएंगे? तो ये क्या है? वर्ण वो जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किया जा सकते। ठीक है। और यहाँ पे शब्द लिखा है आदि। आदि से यहाँ परिचित है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ में। बिंदु, इसके 3 भेद होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा प्लुत। प्लुत तो आप शायद अब नहीं पढ़ते हो, जानकारी में नहीं हो, या बहुत सारे बालक जो कंपटीशन में आते हैं वो जानकारी रखते हैं। ये हो जाता है
पुलित ध्वनि संस्कृत में थी, अब व्याकरण में बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। पुलित शब्द वर्ण का प्रयोग जो है किसी भी इस शब्द को दीर्घ उच्चारण करने के लिए, ध्वनि को दीर्घ उच्चारण करने के लिए, अर्थात ज्यादातर आप पुकारने में प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी की विशेषता कि जो बोलोगे वही लिखो। हमने कहा राम, तो आपने राम लिख दिया, कि हमने ऐसे राम लिख दिया। हमने कहा राम दीर्घ के साथ चिल्ला के बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो यहां पर आपको राम के साथ देखिए रा, इस तरीके से आप बोलते हैं ना, फिर आप ऐसे लिखेंगे राम। वैसे सुबह सुबह आप लोग उठते हैं तो देखिए, तो हम क्या कहते हैं, चाय, तो बहुत तेज से बुला रहे, तो जब चाय चिल्ला कर बोलते हैं तो आप इस तरीके से चाय लिखेंगे। वो कहते नहीं है चर, ऐका हिंदी में लिख के दिखाओ, तो आपको संकोच नहीं करना है, वो सिर्फ प्लुत चिन्ह का प्रयोग कर लेना है, आप चर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है अक्षर। किन्हीं दो वर्णों के मेल से बनी ध्वनि इकाई अक्षर कहलाती है। अक्षर क्या होता है, दो ध्वनियों के मेल से बनता है, स्वतंत्र नहीं होता है। और जैसे जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, अब वर्ण से शब्दों का निर्माण नहीं होता है, वर्ण से नहीं अक्षरों से होता है। तो देखिए जैसे कि का, अब देखिए यहां एक का लिखा है और एक का यहां लिखा है, यहां हलंत के साथ है और यहां स्वर के साथ है। तो का खा जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो देखिए आ रहा है स्वर, था ना हा ला सा श आदि। फिर देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से वर्ण एवं अक्षर में अंतर। एक तरफ आप लिख लीजिए, जैसे आपने लिख दिया का ही ले लेते हैं, फिर इधर भी का ले लेते हैं। तो जब ऐसे यदि का लिखा है स्वर साथ लिखा हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अक्षर। अक्षर ठीक है। फिर इधर ये हलंत के साथ अगर लिखा है तो यह कहलाएगा वर्ण। यदि इसके हलंत को हटा दिया जाए तो अक्षर बन जाएगा। अक्षर क्या है, ये क्या है, वर्ण। ये जो अक्षर है क्या है, स्वतंत्र नहीं है, और ये क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, अब हम अगला बिंदु अपना देखेंगे वर्ण विन्यास। अब वर्ण विन्यास की परिभाषा की ओर चलते हैं। आप लोग इसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु वर्ण संयोजन का। क्या वर्ण संयोजन क्या होता है, तो देखिए क्या है वर्ण संयोजन, किसी शब्द को तोड़कर अलग किए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। कोई भी अलग अलग बिखरे हुए शब्द है, इनको जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्ण संयोजन। उदाहरण के लिए हम देखेंगे सा है, ना है, फिर धा है, फिर ई है, इसको हमको जोड़ना है, क्या शब्द बनेगा। तो देखिए शब्द क्या है सा, वर्ण क्या है सा, सा में क्या है ना है, सा के बाद क्या है, क्योंकि हलंत लगा है तो ये आधा ना है। तो व्यंजनों की प्रवृत्ति होती है, कब कोई हमारे बाद कोई टूटा फूटा आधा है तो उसको अपने गोद में ले लेते हैं, ले लेते हैं। आपकी कोई लूला लिंगड़ा है तो उसको गोद में ले लेते हैं, उठा लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार व्यंजनों की ना के बाद क्या है, धा है, धा है ना। तो आप अभी पढ़ चुके हैं कि व्याकरण के नियमानुसार यदि अनुसार के बाद का से लेकर मा तक आता है वो पंचमा अक्षर में बदलित होगा, परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे ये ना किस वर्ग का पंचमा अक्षर है, ता वर्ग का, ता था दा धा न। तो ना जो है पंचमा है, ता वर्ग का है, तो ये किस में चला जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो अनुस्वार में हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो हलंत है इसका हट जाएगा। फिर आपका बचा धा, धा लिखेंगे
आगे से ये मात्रा लग जाएगी, आपका शब्द बन जाएगा संधि। दूसरा है गा, फिर ऋण, फिर हा, फिर आ। तो देखिए गा है, गा के बाद ऋण है, तो ये का से लेकर मा तक नहीं आता, तो आप ऋण की गा लिखेंगे और गा में स्वर ऋण, ऋण का मात्रिक रूप लिखेंगे तो वो या हो जाएगा। फिर हा, हा के बाद स्वर आ है, तो हा में स्वर आ जुड़ जाएगा तो पूरा हा ये बन जाएगा, तो हो गया गृह। गृह यानी घर, ग्रह नहीं इसको निरूप पढ़ेंगे। ग्रह माने होता है नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, लेकिन ये क्या है गृह, यानी गृह प्रवेश हो रहा है। लोग बोलते हैं सामान्य पर गृह प्रवेश हो रहा है, ग्रह में प्रवेश कैसे हो सकता है भैया। फिर आगे देखिए ज्ञान, ज्ञा है, ज्ञा के बाद न्या है, तो न्या है तो ये स्वर जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्या ये होगा आपका जा, जा, जा के बाद न्या है, न्या के बाद आ है, तो आप जानते हैं जो ज्ञा जो वर्ण बनता है जैसे ज्ञानी वाला, तो जा प्लस न्या प्लस आ से मिलकर बनता है। और आप कहीं विद्वजनों को, विद्वानों को बोलते देखे होंगे, ये ज्ञा की जगह पे क्या बोलते हैं, वो ज्ञा बोलते हैं, वो ज्ञान नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। क्योंकि जब इसका उच्चारण जा और प्लस न्या से मिलकर बना तो ज्ञा, ज्ञा आ रहा, तो ज्ञा कैसे बोल सकते हो। हमारे यहाँ भाग्य अलग ही है, व्याकरण लोग सामान्य स्तर पे पढ़ाते रहते हैं, ज्ञा तो ऐसे लिखा जाएगा, ज्ञा, ज्ञा, ये ज्ञा है, ये क्या है, ज्ञा है भाई। अवधि में ये शब्द रूप है, आपको वहां दिख जाएगा। तो ज्ञा, तो ज्या के, जा के और या के मिलने से के और आ के मिलने से बनता है ज्या। ज्या में अभी क्या है, हलंत लगा हुआ है, हलंत हटाने के लिए हम स्वर आ को जोड़ देंगे, तो स्वर आ जुड़ गया, तो ये आपका ज्या पूरा बन गया, ज्या बन गया। फिर देखिए फिर ना है, ना आप लिखेंगे, और ना में हलंत लगा है लेकिन उसके बाद स्वर आ है, तो स्वर आ उड़ जा आ जाएगा वास्तविक रूप में, तो ये ना पूरा हो जाएगा। तो ये क्या आपका बन गया, ज्ञान, क्या बन गया, ज्ञान। आप देखिए रा है, रा हमने लिखा, रा में स्वर कौन सा है, बड़ा आ है, तो बड़ा आ की मात्रा एक आ गई। फिर माँ है, हमने माँ लिखा, माँ में स्वर क्या है, आ है, तो आ लिख गया, तो हो गया राम। फिर देखिए का है, आप का लिखेंगे, का में कौन सा स्वर है, आ स्वर है, तो हम हलंत हटा दिए, आ स्वर आ गया। वाह है, वाह लिखे, लेकिन वाह के बाद क्या, तो यहाँ पे आप पहली बार इसको शुद्ध कीजिए, गलत लिखा है, हम शुद्ध कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा, फिर आएगा, तो वाह में स्वर क्या है, आ है, तो फिर हम वाव लिख लेंगे, पूरा हो जाएगा। फिर या है, या आप लिखेंगे, या में हलंत के बाद क्या है, ई है, तो ई की मात्रा आ जाएगी, तो मात्रिक रूप में हो जाएगा। फिर क्या हो गया, कभी कब ई हो गया। फिर ता है, तो ता लिखेंगे, लेकिन ता के बाद रा है, तो आप जानते हैं ता प्लस रा प्लस आ मिलकर क्या बनता है, तो त्रा बनता है। ये आप परिचित हैं भली बात। तो ये क्या बन रहा है, ता प्लस रा बन के त्रा बन रहा है। त्रा में हलंत है अभी, क्यों, क्योंकि इसके बाद ई है, तो हलंत जब हटाएंगे ईश्वर को जोड़ेंगे, ईश्वर की मात्रा आगे से ही लगती है, तो हो जाएगा कवित्री। तो ये आपका शब्द कौन बन गया, कवित्री। चलिए, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल हिंदी दर्पण को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक अंत में पंक्ति के साथ इस आज की इस कक्षा का समापन करता हूं। कहते हैं, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर हौसला रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। चलिए चलते हैं एक नए शीर्षक के साथ, एक नए बिंदु के साथ हमारे YouTube चैनल हिंदी दर्पण।